मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के बाद निवेश के लिए कल मुंबई पहुंचे। सीएम ने कल मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावना को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के उद्यमियों से प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। साथ ही मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और सरल नीतियों के कारण निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इस सत्र में 74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 19,900 करोड़ और अन्य क्षेत्रों में 54,400 करोड़ शामिल है। मुख्यमंत्री ने 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपति और संगठनों के साथ 1-to-1 चर्चा की, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशी गई। उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बने। तो मुंबई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक इंटरेक्टिव सेशन में हिस्सा लिया, जहां उद्योग जगत और निवेशकों से खुलकर 1-to-1 चर्चा हुई। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दुष्यंत, असम के बाद सीएम मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो क्या किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया गया? कल के इंटरेक्टिव सेशन में किन किन विषयों को लेकर यहाँ पर जो है चर्चा हुई? कि विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो फिलहाल सभी सेक्टर्स पर विशेष फोकस जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं 74,300 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश को मुंबई इंटरेक्टिव सेशन से मिले हैं। और जिस तरीके से अगर मुंबई की बात करें तो इसके पहले मुंबई से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम दौरे पर थे। उस दौरान भी करोड़ों के जो निवेश है वो भी मध्य प्रदेश को मिले थे। और उसके बाद अब जब कल मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचे तो मुंबई में भी कई सारे उद्योगपतियों से कई सारी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से उन्होंने चर्चा की है, और चर्चा के बाद 74,300 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मिले हैं। बात अगर सेक्टर्स की कर ली जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 19,900 करोड़ का प्रस्ताव जो है पूरे मिले हैं। इसके साथ ही 54,400 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सभी सेक्टरों को मिलाकर मिले। तो ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि मध्य प्रदेश में करोड़ों के जो निवेश मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं, और जब वो धरातल पर उद्योग स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बहुत सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों का दौरा जो है कर रहे हैं, चाहे असम की बात करें, कोलकाता की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, या फिर आप मुंबई की बात करें, तो तमाम सारी जगहों पर मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और लगातार अलग अलग उद्योगपतियों से, अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में रोजगार लाने के तैयारी जो है मुख्यमंत्री ने की थी, और उसी कवायद को अब जो है वो धरातल पर लाना है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, तो वहां से जो बड़ी कंपनियां हैं वहां की, वो मध्य प्रदेश में जो उद्योगों की स्थापना को लेकर अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरा करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और उन्हीं संभावनाओं के तहत मध्य प्रदेश में निवेश जो है वो लगातार भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी तो उसमें भी 30,000 करोड़ से ज्यादा के जो है प्रस्ताव मिले थे। तो ऐसे में अब प्रयास सरकार का ज्यादा से ज्यादा है तो और किस तरीके से अलग अलग राज्यों से निवेश जो है मध्य प्रदेश में लाया जा सकता है और उद्योगों की स्थापना हो सकती है। क्योंकि जैसे ही उद्योगों की स्थापना मध्य प्रदेश में होगी, रोजगार सृजित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी पूरी तमाम सारी रणनीति को यहाँ पर धरातल पर लाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि कल 1-to-1 चर्चा भी निवेशकों के साथ की है, तो क्या इस दौरान बातचीत का कोई ठोस प्रस्ताव या एमओयू की जो है बातें सामने आई हैं? देखिए, मैंने वो वही आपको पहले बताया कि 74,300 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो है मुंबई इंटरेक्टिव सेशन से मिले हैं,
19,900 करोड़ के प्रस्ताव जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मिले हैं। इसके अलावा 54,400 करोड़ से ज्यादा के जो प्रस्ताव है वो अलग अलग सभी सेक्टरों में मिले हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में जो उपकरण मैन्युफैक्चर को लेकर लगातार सरकार तैयारी कर रही है, इसके साथ ही टेक्सटाइल को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। तो तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टरों में किस तरीके से अलग अलग, चाहे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हो, चाहे टेक्सटाइल की कंपनियां हो, तो लगातार वो मध्य प्रदेश में रुचि भी दिखा रही हैं और प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित होंगे तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जो समृद्धि है वो लगातार बढ़ेगी, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा सुधार आएगा। तो उसी बात को यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का फोकस जो है वो युवाओं पर है, और युवा बेरोजगार ना रहे, युवाओं को रोजगार जो है वो सही समय पर उचित व्यवस्था के साथ मिल सके, उसी के प्रयास में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। और अगर जो इतनी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं, अगर वो धरातल पर स्थापित होते हैं तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश की युवाओं की तकदीर और तस्वीर जो है दोनों बदल सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, तो कहीं ना कहीं नए रोजगार के अवसरों के उद्देश्य के साथ जो है प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सीएम मोहन सरकार का एक अनूठा पहल है, और कहीं ना कहीं प्रदेश में निवेशकों की जो है संभावना बढ़ेगी। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से। पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर लोकायुक्त का छापा। छापे में 3 करोड़ 60 लाख के जेवर, 36 लाख नगद, 56 लाख की मिली एफडी, परिवार वालों के नाम एक पाइप फैक्ट्री और फार्म हाउस के भी दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त की टीम ने 4 जगह एक साथ छापेमार कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकायुक्त की टीम ने पूर्व चीफ इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई की। जीपी मेहरा के घर छापेमार कार्रवाई की है। यहाँ पर जीपी मेहरा के घर दबिश देकर यहाँ पर तमाम दस्तावेज बरामद किए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। छापे के दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज और नगद रकम भी यहाँ से बरामद हुई है। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर कल जो है लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी, क्या अपडेट है आपसे जानेंगे। अब बिल्कुल देखिए, अब तक की जो कार्रवाई 4 जगहों पर जो छापामार कार्रवाई की गई थी, उस छापामार कार्रवाई में 3 करोड़ 60 लाख के जेवर, 36 लाख नगद, इसके अलावा 56 लाख की एफडी जो है वो उनके निवास से मिली है। इसके अलावा कई सारी संपत्तियां जो है वो सोहागपुर के ग्राम सैनी में जो है वो यहाँ पर उसके दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा 4 जगह पर एक साथ जो है यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की थी, उसमें भी राजधानी भोपाल के 2 इलाके हैं। इसके अलावा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बनी फैक्ट्री में भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापामार कार्रवाई की गई थी, और कहीं न कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर दस्तावेज मिले हैं। उन दस्तावेजों की अब जांच जो है वो लोकायुक्त की टीम करेगी। और सीधे तौर पर एक कहा जाए कि जीपी मेहरा जो है पूर्व चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, वो 1 साल पहले लगभग रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की शिकायतें उनके खिलाफ में मिली थी, और चाहे वो भ्रष्टाचार की शिकायतें हों, चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, उन तमाम सारी बातों को लेकर जब इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त की टीम ने जानकारी जुटाई तो कहीं न कहीं वो सही भी पाई गई थी, और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। और कार्रवाई की गई तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा नगद भी बरामद किए गए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले में अभी और भी जांच जो है वो लगातार देखने को मिलेगी, और जांच के बाद जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा धनकुबेर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निवासरत है। बिल्कुल दुष्यंत, तो आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आज आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का शुभारंभ सीएम करेंगे। 120 पात्र लाभार्थियों को चाबी और कब्जा पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे पाम पैराडाइज गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे।
सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज सुबह 11 बजे पाम पैराडाइज गोरखपुर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का आज सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उनके दौरे का क्या शेड्यूल है, किन किन कार्यक्रमों में आज सीएम शिरकत करेंगे? 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम हैं। सुबह 10 बजे यूपी ट्रेड शो यानी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए एक बाकायदा आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के जनपद में। गोरखपुर में भी आज आयोजन किया गया है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी बिक्री के लिए यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे इस मेले में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी जिला उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से एक रोडमैप तैयार किया है। लेकिन जिस तरह से विदेशी सामानों ने हमारे मार्केट में जगह बना ली है और जिस तरह से उनका स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उसको चुनौती देना और स्वदेशी के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन कार्य है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, चाहे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के तहत बनाए जा रहे उत्पाद हों या फिर एक जिला एक उत्पाद डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किए जा रहे काम हो। इन सभी का आज उदाहरण देखने को मिलेगा। इनकी जो सफलता है उसका एक बड़ा उदाहरण आज देखने को मिलेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपा देवी पार्क में ये कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। 10 अक्टूबर यानी आज से 18 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा और यूपी के प्रत्येक जनपदों में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये मेला शुरू किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पाम पैराडाइज में LWS के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई बेड की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे। यानी एक और स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी ओर जो आशियाना जिनके पास नहीं है उनको आशियाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करा रही है। और गोरखपुर में ही पाम पैराडाइज लोकेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ LWS के तहत बनाए गए 120 फ्लैट की चाबियां उनके जो वास्तविक उनके होल्डर हैं उनको देंगे, यानी जो लाभार्थी हैं। आज उनको सीएम 120 फ्लैट की चाबियां वितरित करेंगे और उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ स्वदेशी मेले में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आज गोरखपुर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो आज गोरखपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इस दौरान आयोजित 2 कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। अभिषेक बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से राजनीतिक दलों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सख्ती। 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरणी न देने पर नोटिस जारी किया गया। 3 दिन की सुनवाई में कुल 66 दलों ने पक्ष रखा। अंतिम दिन 52 में से 26 दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीओ ने दलों की ऑडिट रिपोर्ट, खर्च विवरणी और पते ईमेल की जांच की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जहां राजनीतिक दलों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यहां पर सख्ती रवैया अपनाया है। 127 पंजीकृत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरणी न देने पर नोटिस जारी किया है। 3 दिन की सुनवाई में कुल 66 दलों ने पक्ष रखा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्ती बरती है, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? देखिए, 27 पंजीकृत दल है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और निर्वाचन विवरणी न देने पर उनके द्वारा इस तरह का जब क्रियाकलाप किया गया कि वार्षिक जो खर्च है उसका ब्यौरा नहीं दिया गया, ऑडिट नहीं कराया गया, तो उनको बाकायदा नोटिस जारी की गई उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप बिरला ने उसके बाद सबको नोटिस जारी की और कहा कि जो 127 पंजीकृत दल है उत्तर प्रदेश में वो सुनवाई के दौरान आए और अपना पक्ष रखने की आखिर कहां पर कितना खर्च किया गया और राजनीतिक दल की वार्षिक ऑडिट क्या है।
और इसके अलावा चुनाव में कितना खर्च किया गया। तो इन तमाम जानकारियों को जो राजनीतिक दल छुपा रहे थे या जो ब्यौरा नहीं दे रहे थे, उनकी मुश्किलें पड़ गई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के इस आदेश के बाद। और बाकायदा अंतिम दिन भी देखिए 26 दलों ने विवरण दिया, इसके पहले भी 26 दलों ने अपना विवरण दिया। और कहा यह जा रहा है कि जिन पंजीकृत दलों ने अभी तक विवरण नहीं दिया है, हाल ही के दिनों में देखा गया कि लंबे समय से निष्क्रिय जो राजनीतिक दल थे उनकी मान्यता को रद्द किया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने। और अब जो 127 दल हैं जिन्हें वार्षिक ऑडिट और चुनाव में जो खर्च हुआ है उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी है, और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को इन जानकारियों को नहीं उपलब्ध कराते हैं तो माना यह जा रहा है कि 127 जो मौजूदा पंजीकृत दल हैं इनमें से भी कई दलों की मान्यता रद्द हो जाएगी। तो अब वो समय बदलने वाला है जब राजनीतिक दलों का गठन करके लोग काले पैसे को सफेद के रूप में दिखाते थे, क्योंकि यूपी में कई बार इस तरह की रेड पहले भी पड़ चुकी है, जब इस तरह के दल जो कभी चुनाव नहीं लड़ते थे या महज वो चुनाव में प्रत्याशी उतारते थे इस वजह से कि वो भी एक राजनीतिक दल है, और वहां पर फिर पैसे को चंदे के रूप में ब्लैक से व्हाइट किया जाता था। तो इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग चाहता है कि यूपी में वही दल पंजीकृत रहे, उन्हीं को मान्यता मिले जो बाकायदा चुनाव लड़ते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महज चुनाव तेलंगाना कर चंदा लेकर और फिर चुनावी प्रक्रिया में भाग न लेना या फिर चुनावी प्रक्रिया में कितना खर्च हुआ है, आपके पास कितना चंदा आया है, आपने उसका कितना खर्च किया है, कहां से कितना चंदा आया है, तो वार्षिक ऑडिट की रिपोर्ट हो या फिर चुनाव में खर्च हुए पैसे की विवरण हो। बिल्कुल अभिषेक, तो राजनीतिक दलों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पर एक्शन लिया है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, सांसद बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी, संसद की प्राक्कलन समिति के बने सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के गठन की घोषणा की। तो संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य बने सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बड़ी जिम्मेदारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल को दी गई। तो संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य बने सांसद बृजमोहन अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के गठन की घोषणा की। निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले ही मुझे केमिकल फर्टिलाइजर का मेंबर बनाया और आज ही मैं पहली बैठक में गया था। एस्टीमेट कमेटी का भी मेंबर, ये वित्तीय समिति होती है जिसमें सब विभागों के खर्चे का एस्टीमेट का उसकी समीक्षा होती है। मैं इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी। आज कांग्रेस रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष का चयन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाधे करेंगे बैठक, दावेदार और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को भेजना है पैनल। तो कांग्रेस संगठन सृजनात्मक अभियान लगातार जारी है, दावेदार और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को पैनल भेजना है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान जारी है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है और कांग्रेस रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष का चयन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाधे करेंगे बैठक, दावेदार और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। वहीं 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को पैनल भेजना है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। आज कांग्रेस रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष का चयन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाधे बैठक करेंगे। 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को भेजना है पैनल, दावेदार और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान जारी है। अगली बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से 12 अक्टूबर को होगी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी, गिरदावरी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 एजेंडों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। विभागवार एजेंडों पर प्रशासकीय विभाग प्रस्तुतिकरण देगा। सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर को परिपत्र जारी किया गया।
बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस होगी, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम विष्णुदेव साय इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। 12 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होगी। धान खरीदी, गिरदावरी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 एजेंडों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर को परिपत्र जारी किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी के सहयोग केंद्र का 5वां दिन है आज। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या आज मंत्री सुनेंगे। तो बीजेपी की ओर से शुरू किया गया सहयोग केंद्र का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन मंत्री दयालदास बघेल रहेंगे। बीजेपी के सहयोग केंद्र का आज 5वां दिन है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आज सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। इस दौरान जनता से रूबरू होंगे। जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे।